proto-historic dimensions of Indian culture. Broad micro-theme, tracing the evolution of human culture on the Indian subcontinent from the Stone Age to the Iron Age. So imagine करो, आपको एक पत्थर मिलता है, अजीब सा, और उस पर एक वेस्ट जैसा शेप बना हुआ है, मतलब एक कमर जैसी। हाँ, आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे पहला हाफ्टिंग का सबूत हो सकता है। बिल्कुल। यानी पत्थर के टूल को लकड़ी के हैंडल से जोड़ने की टेक्निक, और ये सबूत ये इंडिया में मिला है। एग्जैक्टली। और आज हम इसी तरह के लाखों साल पुराने राज खोलने जा रहे हैं। एक पूरी जर्नी है ना, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टोन टूल्स टू आवर फर्स्ट प्लान सिटीज। तो इस टाइम ट्रैवल एडवेंचर के लिए तैयार हो जाइए। जरूर। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही गहराई में उतरते रहें तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, और एक लाइक तो बनता है दोस्त। बिल्कुल। सफर लंबा है पर बहुत मजेदार होगा। हम शुरू करेंगे इंसानी कहानी की बिल्कुल शुरुआत से। ओके। और देखेंगे कि क्लाइमेट ने हमें कैसे बनाया। फिर पैलियोलिथिक यानी ओल्ड स्टोन एज के दौर से गुजरेंगे। उसके 3 फेजेस भी हैं। हाँ, लोअर, मिडिल और अपर। उसके बाद मेसोलिथिक एज के छोटे लेकिन बहुत पावरफुल माइक्रोलिथ टूल्स को समझेंगे। राइट। फिर आएगा द गेम चेंजर, द नियोलिथिक रेवोल्यूशन। इसने तो सब कुछ बदल दिया। फूड प्रोड्यूसर बन गया। एग्जैक्टली। हम प्री हिस्टोरिक आर्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन की शहरी प्लानिंग, और फिर चाल्कोलिथिक और आयरन एज के रूरल सेटलमेंट्स और उन मिस्टीरियस मेगालिथ्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। और एंड में, और आखिर में देखेंगे कि आज की ट्राइबल कल्चर्स और म्यूजियम्स उस अतीत को, उस पास्ट को जिंदा कैसे रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है हमारी, यानी इंसानों की कहानी आखिर कितनी पुरानी है? सोर्सेस के हिसाब से ये लगभग 3 मिलियन साल पुरानी है। 3 मिलियन ईयर्स, ये नंबर सुनने में ही बहुत बहुत बड़ा लगता है। और इसके सबूत 2 तरह के हैं। पहला, फॉसिलाइज्ड रिमेन्स, हड्डियां। हाँ, हमारे पूर्वजों की हड्डियां। और दूसरा, उनके बनाए हुए औजार, अच्छा। खास करके पत्थर के टूल्स, अच्छा। जिसे हम मटेरियल कल्चर कहते हैं। अच्छा, तो इन दोनों में क्या फर्क है? देखो, सिर्फ हड्डियों से हम उनका फिजिकल एवोल्यूशन समझ पाते हैं, कि वो दिखते कैसे थे। लेकिन टूल्स बताते हैं कि वो सोचते कैसे थे, जीते कैसे थे। राइट, सो इट्स अबाउट देयर माइंड, नॉट जस्ट देयर बॉडी। एग्जैक्टली। तो ये डिस्कवरीज होती कैसे हैं? क्या ये अब भी प्योर लक है, जैसा पेलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट लीकी कहते थे? बहुत हद तक हाँ। आज हमारे पास एडवांस साइंटिफिक मेथड्स हैं, लेकिन लीकी की बात आज भी सच है। मतलब अचानक से कुछ मिल जाना, जैसे नदी के किनारे घूमते हुए या किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर खुदाई में एक टूल मिल जाना, ये आज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा। फर्क बस ये है कि अब उस एक डिस्कवरी के बाद आर्कियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, पेलियोंटोलॉजिस्ट की पूरी टीम उस जगह का एक सिस्टमैटिक स्टडी करती है। पजल के टुकड़े जोड़ने के लिए। बिल्कुल, इट्स अ टीम एफर्ट नाउ। ओके, नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग ह्यूमन एंटीक्विटी इज प्रूवन बाय फॉसिल रिमेन्स एंड मटेरियल कल्चर लाइक स्टोन टूल्स। इन शॉर्ट, हमारी कहानी 3 मिलियन साल पुरानी है, जिसके सबूत फॉसिल्स और पत्थर के औजार हैं। इंटरेस्टिंग। और इन सब डिस्कवरीज ने हमारे एनवायरनमेंट के साथ हमारे रिश्ते के बारे में क्या बताया है? आखिर 3 मिलियन साल में क्लाइमेट तो बहुत बदला होगा। बिल्कुल, यही सबसे जरूरी बात है। हम प्लाइस्टोसीन एरा की बात कर रहे हैं, जो लगभग 10,000 BC तक चला। इस दौरान धरती ने एक्सट्रीम क्लाइमेटिक साइकिल्स देखे। तो ग्लेशिएशन और प्लूविएशन में मेन डिफरेंस क्या है? सिंपल है, यूरोप और अमेरिका जैसे टेम्परेट रीजन्स में ग्लेशिएशन हुआ, यानी बड़े बड़े आइस एजेस आए, सब कुछ बर्फ से ढक जाता था। और इंडिया में? यहाँ तो आइस एज का डायरेक्ट असर नहीं था, एक्सेप्ट फॉर हाई माउंटेन्स। सही कहा। इंडिया जैसे ट्रॉपिकल रीजन में एक अलग ही साइकिल चल रहा था, प्लूविएशन। यहाँ बर्फ नहीं बल्कि भयंकर बारिश के दौर, जिनको हम प्लूवियल पीरियड्स कहते हैं। और फिर उसके बीच में आते थे एक्सट्रीम सूखे के दौर, यानी इंटरप्लूवियल पीरियड्स। तो क्या इंटरग्लेशियल और इंटरप्लूवियल सेम चीजें हैं? कॉन्सेप्चुअली हाँ, दोनों ही एक मॉडरेट या ड्राई पीरियड है, 2 एक्सट्रीम पीरियड्स के बीच में, बस ज्योग्राफी अलग है, एक ठंडे रीजन में, एक गर्म। इसका मतलब हमारे पूर्वजों को अलग तरह की चैलेंजेस फेस करनी पड़ी। उन्हें एक्सट्रीम ठंड से नहीं बल्कि एक्सट्रीम बारिश और सूखे से जूझना पड़ा। बिल्कुल सही। जब बारिश बढ़ती थी तो नए जंगल उगते थे, नए जानवर आते थे, रिसोर्सेज बढ़ जाते थे। और सूखे में? जब सूखा पड़ता था तो उन्हें पानी के नए सोर्सेज ढूंढने पड़ते थे, माइग्रेट करना पड़ता था। तो इन चेंजेस को स्टडी करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये बताता है कि अर्ली ह्यूमंस ने सर्वाइव करने के लिए कितना स्ट्रगल किया और कैसे अडेप्ट किया। उनके माइग्रेशन पैटर्न्स, उनके टूल्स, उनका पूरा लाइफस्टाइल इस क्लाइमेट साइकिल पर डिपेंड करता था। इसने उन्हें जिद्दी और अडेप्टेबल बनाया। क्लाइमेट उनका सबसे बड़ा बॉस था। चलो प्रैक्टिस करो। Temperate regions had glaciation cycles and tropical regions had pluviation cycles. In short, अर्ली ह्यूमंस की लाइफ को क्लाइमेट के बड़े बड़े बदलावों ने डायरेक्ट किया, जिसमें ग्लेशिएशन और प्लूविएशन 2 मेजर पैटर्न्स थे। तो आइए इस दौर को और करीब से देखते हैं, दी ओल्ड स्टोन एज या पैलियोलिथिक कल्चर। इसका लिटरल मीनिंग है ओल्ड स्टोन। पैलियोस मतलब ओल्ड और लिथोस मतलब स्टोन। ये इंसानी हिस्ट्री का सबसे लंबा चैप्टर है। इंडिया में ये कल्चर लगभग 5 लाख साल तक चला। यहाँ क्या हो रहा था? ये दौर था सर्वाइवल और इनोवेशन का। 2 चीजों ने इंसान को बदल दिया, पत्थर के औजार और आग। फायर, आग का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या था? सिर्फ खाना पकाना? नहीं, उससे भी बहुत बढ़कर। जैसे DK भट्टाचार्य ने पॉइंट आउट किया, आग के चारों तरफ बैठने से सोशल बॉन्डिंग बढ़ी। सोशल बॉन्डिंग कैसे? सोचो, जब सब आग के पास आते थे तो कम्युनिकेशन बढ़ता था, कम्युनिटी बनती थी,
लोग इकट्ठा होते थे, बातें करते थे। इट वॉज अ सोशल रेवोल्यूशन। गर्मी, प्रोटेक्शन, पका हुआ खाना, ये सब तो था ही। और टूल्स, उनके टूल्स किस काम आते थे? कटिंग, डिगिंग, स्किनिंग एनिमल्स, बेसिकली हर काम के लिए। दे वर मल्टीपर्पज, जैसे हैंड एक्सेस, चॉपर्स। तो इंडिया में पैलियोलिथिक को कितने फेजेस में डिवाइड किया गया है? 3 फेजेस में, लोअर, मिडिल और अपर। हम एक एक करके सब एक्सप्लोर करेंगे। ये सीक्वेंस याद रखना। Okay, let's practicing. Paleolithic culture is defined by stone tools, the use of fire, and a hunter-gatherer lifestyle. इन शॉर्ट, पैलियोलिथिक एज इंसानी हिस्ट्री का फाउंडेशन था, Yeah. जहां पत्थर के औजार और आग ने सर्वाइवल को एक नया मोड़ दिया। Okay, so let's start with the first and longest phase, lower Paleolithic culture. हाँ, ये वो फेज है जहां इंसानी टूल मेकिंग की एक तरह से शुरुआत हुई। बहुत स्लो प्रोग्रेस था, लेकिन क्रूशल था। इंडिया में इसके एविडेंस तो हर जगह है, पर ह्यूमन फॉसिल्स बहुत रेयर हैं ना? बिल्कुल। इस दौर का इकलौता इंपॉर्टेंट ह्यूमन फॉसिल है नर्मदा मैन, जो हैथनोरा में मिला। नर्मदा मैन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो इंडिया से मिला लोअर पैलियोलिथिक पीरियड का इकलौता सिग्निफिकेंट ह्यूमन फॉसिल है। वो हमें बताता है कि उस समय कौन ये टूल्स बना रहा था, होमो इरेक्टस। और टूल्स की बात करें तो ये कल्चर यूनिफॉर्म नहीं था? सही। 2 मेजर ट्रेडिशंस थे। पहला, नॉर्थ वेस्ट में पोटवार प्लेटो पर द सोएन वैली कल्चर। इनके टूल्स कैसे थे? यहाँ पेबल टूल्स आम थे। 2 मेन टाइप थे, चॉपर्स और चॉपिंग टूल्स। चॉपर और चॉपिंग टूल में क्या फर्क है? सिंपल है, याद रखना। चॉपर इज यूनिफेशियल, यानी एक साइड से फ्लेक्ट, उसमें एक तरफ धार होती थी। और चॉपिंग टूल इज बाइफेशियल, दोनों साइड से फ्लेक्ट टू क्रिएट अ शार्पर एज। और दूसरी ट्रेडिशन? वो थी पेनिनसुलर इंडिया की द मद्रासियन इंडस्ट्री। इसे मद्रास के पास आइडेंटिफाई किया गया था। यहाँ हैंड एक्सेस और क्लीवर्स का बोलबाला था। तो सोअन और मद्रासियन का मेन टेक्निकल डिफरेंस क्या था? Soan culture was defined by chopper chopping tools made on pebbles. Madrasian culture was defined by hand axes and cleavers. टूल का टाइप ही बिल्कुल अलग था दोस्त। और मद्रासियन टूल्स ज्यादा सोफिस्टिकेटेड थे। और इन्हीं मद्रासियन टूल्स में एच.टी. संकालिया ने वो वेस्ट यानी कमर जैसी शेप देखी। हाँ, और उनका कहना है कि हाफ्टिंग के लिए था, यानी टूल को लकड़ी के हैंडल में फिट करने के लिए। हाफ्टिंग इतना बड़ा डील क्यों है? क्योंकि इसका मतलब है कॉम्पोजिट टूल्स बनाना, सिर्फ पत्थर नहीं, अब पत्थर और लकड़ी को जोड़कर एक ज्यादा पावरफुल, एफिशिएंट टूल बन गया। इट्स अ ह्यूज कॉग्निटिव लीप। ये दुनिया का अर्लीस्ट हाफ्टिंग एविडेंस हो सकता है। और चोंट्रा साइट की क्या यूनिकनेस है? वहाँ सोआन और मद्रासियन दोनों ट्रेडिशंस के टूल्स एक साथ मिले। ये एक पजल है। पजल? हाँ, क्या 2 अलग कल्चर आपस में मिले, ट्रेड किया, या एक ही ग्रुप ने जरूरत के हिसाब से दोनों तरह के टूल्स बनाए? ये हमें बताता है कि हमारा अतीत कितना कॉम्प्लेक्स था। Okay, practice presenting this. The Lower Paleolithic in India had 2 main traditions: the Soan Valley's chopper chopping tools and the Madrasian tradition of hand axes and cleavers. Right. In short, Lower Paleolithic India में 2 अलग टूल कल्चर्स थे, सोअन नॉर्थ वेस्ट और मद्रासियन पेनिनसुलर, जिसमें मद्रासियन हाफ्टिंग का अर्लीस्ट एविडेंस दिखाता है। तो लोअर के बाद आता है मिडिल पेलियोलिथिक कल्चर। यहाँ क्या बदलाव आया? यहाँ एक मिनिचराइजेशन का ट्रेंड शुरू हुआ। टूल्स बड़े और भारी से छोटे, हल्के और ज्यादा प्रिसाइज हो गए। इसे फ्लेक इंडस्ट्री का दौर भी कहते हैं। फ्लेक इंडस्ट्री मतलब अब लोग पत्थर के कोर, यानी पूरे पत्थर को टूल बनाने की जगह उससे निकाले गए पतले तेज फ्लेक से औजार बनाने लगे। अच्छा, फ्लेक टूल्स बेहतर क्यों थे? वो छोटे, हल्के और ज्यादा वर्सेटाइल थे, और एक ही कोर से कई फ्लेक्स निकल सकते थे, तो रॉ मटेरियल भी बचता था। स्मार्ट है ना? बिल्कुल। तो मिडिल पेलियोलिथिक का सबसे बड़ा चेंज क्या था? 2 बड़े चेंजेस थे। पहला, रॉ मटेरियल का शिफ्ट। पहले के क्वार्ट्जाइट की जगह अब टूल मेकर्स ने फ्लिंट, जैस्पर, चर्ट जैसे स्मूदर पत्थर यूज करना शुरू किया। और दूसरा टेक्नोलॉजी का शिफ्ट, कोर टूल से फ्लेक टूल्स। इस दौर के रिप्रेजेंटेटिव टूल्स हैं स्क्रैपर्स, बोरर्स, पॉइंट्स एंड ब्यूरिन्स। और इस फेस को इंडिया में लेट क्यों रिकॉग्नाइज किया गया? क्योंकि शुरू में इसके क्लियर लेयर्स नहीं मिल रहे थे। एच.टी. संकालिया ने निवासा में इसकी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी एस्टैब्लिश की। क्रेडिट उनको जाता है। और ये कॉन्सेप्ट है टूल्स टू मेक अदर टूल्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इन छोटे स्क्रैपर्स और बोरर्स से वो लोग शायद लकड़ी के स्पीयर या हड्डी की सुई जैसी चीजें बनाते होंगे। द स्टोन टूल्स वर जस्ट द फर्स्ट स्टेप। ग्लोबली ये फेज निएंडरथल से जुड़ा हुआ है। इंडिया में तो फॉसिल एविडेंस नहीं है, लेकिन कल्चरल स्टेज बिल्कुल मैच करता है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा निएंडरथल फेज था। लेट्स प्रैक्टिस। The Middle Paleolithic was a flake-based industry using finer raw materials to create smaller tools like scrapers and points. इन शॉर्ट, मिडिल पेलियोलिथिक ने टूल टेक्नोलॉजी को रिफाइन किया, कोर से फ्लेक पर शिफ्ट होकर और छोटे स्पेशलाइज्ड टूल्स बनाकर। और फिर पेलियोलिथिक एज का फाइनल फेज, अपर पेलियोलिथिक कल्चर, यहाँ मॉडर्न ह्यूमंस होमो सेपियन से मिलते हैं। हाँ, और ये फेज एक कल्चरल एक्सप्लोजन का था। क्लाइमेट गर्म होने लगा और इंसान, जो अब फुली मॉडर्न था, ने तेजी से तरक्की की। इसे अपर पेलियोलिथिक को कल्चरल एक्सप्लोजन क्यों कहते हैं? क्योंकि अचानक से बहुत सारी नई चीजें आ गईं। बोन टूल्स, आर्ट, रिचुअल्स, बेटर सोशल ऑर्गेनाइजेशन। चेंज की स्पीड बहुत फास्ट हो गई थी। बोन टूल्स ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों थे? क्योंकि हड्डी को पत्थर से ज्यादा फाइन शेप्स दे सकते थे। इससे सुई जैसी डेलिकेट चीजें बनाना पॉसिबल हुआ। सोचो, सुई से वो कपड़े सिल सकते थे। इससे लाइफ कितनी आसान हो गई होगी। ट्रू। और इंडिया में आई थिंक मुचटाला चिंतामणि गेवी केव में 90% से ज्यादा टूल्स हड्डी के बने थे। एग्जैक्टली, दिस इज ह्यूज। और इसके साथ ही आर्ट और रिलीजन के क्लियर एविडेंस मिलते हैं। जैसे बेलन वैली की वो फीमेल फिगरिंग,
उसका क्या सिग्निफिकेंस है? ये इंडिया में अपर पैलियोलिथिक आर्ट और एब्स्ट्रैक्ट थॉट का एक दुर्लभ प्रमाण है। ये बताता है कि उस समय के लोग सिर्फ सर्वाइवल से आगे सोच रहे थे। वो सिंबलिज्म, फर्टिलिटी, शायद रिलीजन के बारे में सोच रहे थे। ये फेज बाकी फेजेस से काफी छोटा था, है ना? हाँ, सिर्फ 27,000 साल। इससे एवोल्यूशन का एक रूल समझ आता है, जैसे जैसे बायोलॉजिकल और मेंटल कैपेसिटी बढ़ती है, कल्चरल प्रोग्रेस एक्सपोनेंशियली फास्ट हो जाता है। और इस दौर में कौन सा ह्यूमन स्पीशीज था? द वन एंड ओनली होमो सेपियंस, हम यानी मॉडर्न ह्यूमंस। Practice saying this aloud. The Upper Paleolithic is characterized by Homo sapiens, a boom in bone tools and the emergence of art and rituals. इन शॉर्ट, अपर पेलियोलिथिक में होमो सेपियंस ने बोन टूल्स और आर्ट के थ्रू कल्चरल इनोवेशन की स्पीड को बहुत तेज कर दिया। Paleolithic के बाद आइस एज खत्म हो रही थी और मौसम बदल रहा था। फिर मीजोलिथिक दौर आया। ये एक ट्रांजिशन का समय था, a sort of bridge. सही कहा, ये पेलियोलिथिक के हंटर गैदरर वर्ल्ड और नियोलिथिक के फार्मर वर्ल्ड के बीच का पुल था। और इस दौर का हीरो था एक छोटा सा औजार, माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स, ये 1 से 8 सेंटीमीटर के बहुत ही छोटे पत्थर के टूल्स थे। इतने छोटे टूल्स का क्या काम था? उन्हें अकेले तो इस्तेमाल नहीं कर सकते होंगे। यही तो उनकी खासियत थी दोस्त। वो अकेले नहीं बल्कि कंपोनेंट्स की तरह इस्तेमाल होते थे। कंपोनेंट्स जैसे आज हम रेजर ब्लेड को हैंडल में फिट करते हैं, इन माइक्रोलिथ्स को लकड़ी या हेडी के हैंडल में फिट करके कॉम्पोजिट टूल्स बनाए जाते थे। अच्छा, तो माइक्रोलिथ्स को कंपोजिट टूल्स का हिस्सा क्यों माना जाता है? इसीलिए उनसे तीर, भाले या हसिया जैसे टूल्स बनते थे। इसने शिकार को बहुत एफिशिएंट बना दिया और जंगली अनाज को काटने का रास्ता खुला। तो लाइफस्टाइल में भी बदलाव आया होगा। बिल्कुल, लोग अब बड़े जानवरों के पीछे नहीं भाग रहे थे। अब वो छोटे जानवरों का शिकार, मछली पकड़ना और फूड गैदरिंग पर ज्यादा फोकस कर रहे थे। और हमें आदमगढ़ जैसे साइट्स पर एनिमल डोमेस्टिकेशन के शुरुआती सबूत भी मिलते हैं। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट, सराय, नहर, राय जैसे साइट्स पर सेरेमोनियल बरियल्स मिले हैं, जिसमें लाशों को एक खास दिशा में वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में दफनाया गया है। ये उनके विश्वास और रिचुअल्स को दिखाता है। और वहाँ एक स्केलेटन भी मिला है जिसकी पसलियों में एक माइक्रोलिथ फंसा हुआ था। यस, ये इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट या वॉरफेयर का सीधा सबूत है। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन हमेशा शांतिपूर्ण नहीं था। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटा सा प्रैक्टिस क्यू। Practice saying this. Mesolithic culture was a transitional phase known for its tiny microliths used in composite tools. मिनी रिकैप। मेसोलिथिक दौर एडेप्टेशन और इनोवेशन का समय था, जिसने आने वाली क्रांति के लिए जमीन तैयार की। और फिर वो क्रांति हुई, द नियोलिथिक रेवोल्यूशन। ये शब्द सुनने में बहुत बड़ा लगता है, पर इसका आसान मतलब क्या है? इसका आसान मतलब है इंसानी हिस्ट्री का सबसे बड़ा बदलाव, फूड गैदरिंग से फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट। फूड गैदरिंग टू फूड प्रोड्यूसिंग मतलब अब इंसान सिर्फ प्रकृति से ले नहीं रहा था, बल्कि उसे कंट्रोल कर रहा था। खेती की शुरुआत, पशुपालन और इसके कारण गांव बसाना, घुमंतू जीवन से सेटल लाइफ की तरफ ये पहला कदम था। तो इस नियोलिथिक रेवोल्यूशन ने इंसानी लाइफस्टाइल को कैसे परमानेंटली बदल दिया? इसने सब कुछ बदल दिया, उनका घर, उनके टूल्स, उनका समाज, सब कुछ। कैसे? अब लोग गांव में रहने लगे तो अनाज स्टोर करने और पानी रखने के लिए पोट्री की जरूरत पड़ी। जमीन साफ करने के लिए पॉलिश्ड स्टोन टूल्स जैसे सेल्स यानी कुल्हाड़ी बनाए गए। और समाज? जब आप एक जगह रहते हैं तो पॉपुलेशन बढ़ती है, सोशल स्ट्रक्चर्स बनते हैं, नियम बनते हैं। हमारी आज की पूरी सिविलाइजेशन की नींव इसी रेवोल्यूशन पर रखी है। इंडिया में ये रेवोल्यूशन हर जगह एक जैसा नहीं हुआ, काफी रीजनल वेरिएशंस थे। हाँ, क्योंकि हर जगह का एनवायरनमेंट अलग था। जैसे नॉर्थ में कश्मीर के बुरज़ाहोम में लोग ठंड से बचने के लिए जमीन के अंदर गड्ढे खोदकर रहते थे। पिट ड्वेलिंग्स। करेक्ट, पिट ड्वेलिंग्स। वहाँ एक अनोखी बोन टूल इंडस्ट्री भी थी। और साउथ इंडिया में? वहीं साउथ इंडिया में कैटल रियरिंग सबसे इंपॉर्टेंट था। वहाँ हमें बड़े बड़े ऐश माउंड्स मिलते हैं। ऐश माउंड्स? हाँ, वो असल में जले हुए गोबर के ढेर हैं। ये उनके जीवन में पशुओं की अहमियत को दिखाता है। वाओ, एक ही समय में दो बिल्कुल अलग दुनिया जैसा लगता है। एक तरफ लोग जमीन के नीचे रह रहे हैं और दूसरी तरफ गोबर के ढेर जला रहे हैं। यही तो इसकी खूबसूरती है। हर कल्चर ने अपने लोकल चैलेंजेस का अपना सोल्यूशन निकाला। लेट्स प्रैक्टिस। द नियोलिथिक रेवोल्यूशन वाज द शिफ्ट फ्रॉम अ फूड गैदरिंग टू अ फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी, लीडिंग टू सेटल्ड लाइफ। इन शॉर्ट, नियोलिथिक रेवोल्यूशन ने इंसान को किसान बनाकर हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन की नींव रखी। चलिए अब लोगों के दिमाग के अंदर झांकते हैं। उनकी कला, उनका आर्ट, प्री हिस्टोरिक आर्ट, इससे उनकी सोच को समझने का सोल विंडो कहा जाता है। सही कहा। भिमबेटका जैसी जगहों पर जब आप हजारों साल पुरानी रॉक पेंटिंग्स देखते हैं तो आप सीधे उनसे जुड़ जाते हैं। पैलियोलिथिक दौर की पेंटिंग्स कैसी थी? वो बड़ी हैं और उनमें अक्सर अकेले जानवरों जैसे बाइसन या हाथी को दिखाया गया है। यहाँ फोकस जानवर की शक्ति पर है। फिगर्स बहुत रियलिस्टिक हैं। और मेसोलिथिक आर्ट, वहाँ क्या बदला? मेसोलिथिक आर्ट में कहानियां शुरू हो जाती हैं, पेंटिंग्स छोटी हो जाती हैं और उनमें नैरेटिव सीन्स दिखते हैं। नैरेटिव सीन्स? हाँ, जैसे शिकार के दृश्य, ग्रुप डांस, पारिवारिक जीवन। यहाँ इंसान भी आ जाता है, अक्सर स्टिक फिगर्स के रूप में। ये एक पोर्ट्रेट से स्टोरी की तरफ शिफ्ट है, जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स सोच को दिखाता है। क्लासिक थ्योरी कहती है कि इन पेंटिंग्स का एक मैजिक और रिलीजियस पर्पस था। बिल्कुल। लेकिन क्या ये भी पॉसिबल नहीं है कि वो सिर्फ ड्राइंग कर रहे थे या अपने बच्चों को कहानियां सुना रहे थे? ये एक बेहतरीन सवाल है। हम 100% श्योर नहीं हो सकते, लेकिन जब हम बार बार एक ही तरह के पैटर्न देखते हैं, जैसे एक जानवर जिसे तीर से मारा गया है, तो ये एक रिचुअल की तरफ इशारा करता है। कैसा रिचुअल? ऐसा माना जाता है कि शिकार का चित्र बनाने से असली शिकार में सफलता मिलेगी। ये एक तरह की सिंपैथेटिक मैजिक थी। आर्ट सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं, एक जरूरत थी।
दुनिया को समझने और उस पर प्रभाव डालने का एक जरिया। Practice this one. Prehistoric art evolved from large single animal figures in the Paleolithic to narrative scenes in the Mesolithic. Mini recap. Prehistoric art gives us a direct window into the minds of early humans, likely serving a magic or religious purpose. और इन सब तैयारियों के बाद हम आते हैं इंडिया की पहली शहरी सभ्यता पर, द इंडस सिविलाइजेशन। ये अचानक से एक फुली डेवलप्ड फॉर्म में सामने आई। हाँ, और ये बहुत विशाल थी। एरिया में एक कंटेम्प्रेरी इजिप्ट या मेसोपोटामिया से भी बड़ी। ये एक वर्ल्ड क्लास सिविलाइजेशन थी जिसके दो सबसे मशहूर शहर थे, हड़प्पा और मोहेंजोदारो। उनकी टाउन प्लानिंग के बारे में सुन के आज भी हैरानी होती है। वो ग्रिड सिस्टम, कवर्ड ड्रेन्स। इट्स बियॉन्ड बिलीफ। पूरे शहर एक ग्रिड पैटर्न पर बेस थे, सड़कें एक दूसरे को राइट एंगल्स पर काटती थीं। इंडस सिविलाइजेशन के टाउन प्लानिंग के दो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स बताओ। पहला, द ग्रिड प्लान लेआउट ऑफ स्ट्रीट्स, और दूसरा, द एडवांस्ड कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम। हर घर का पानी कवर्ड नालियों के जरिए शहर की मुख्य नाली से जुड़ा था। सैनिटेशन पर इतना फोकस आज से 4500 साल पहले दुनिया में कहीं और नहीं था। हर शहर में एक ऊंचा सिटाडेल होता था, शायद रूलिंग क्लास के लिए, और नीचे एक लोअर टाउन आम लोगों के लिए। और मोहेंजोदारो का ग्रेट बाथ भी बहुत फेमस है। उसका क्या यूज था? ज्यादातर स्कॉलर्स मानते हैं कि वो रिचुअल बेथिंग के लिए था। उसकी सेंट्रल लोकेशन और बेहतरीन कंस्ट्रक्शन बताती है कि वो एक खास पवित्र स्थान था, शायद शुद्धिकरण के अनुष्ठानों के लिए, बिल्कुल बाद के मंदिर कुंडों की तरह। उनके पास विशाल ग्रैनरीज भी थे। हाँ, स्टैंडर्डाइज्ड ईंट थी और स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स थे। ये सब एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड सिस्टम की तरफ इशारा करता है। पर इतनी एडवांस सिविलाइजेशन के दो सबसे बड़े राज आज तक नहीं सुलझे। उनकी स्क्रिप्ट और उनका अंत। राइट। उनकी स्क्रिप्ट पिक्टोग्राफिक है, हजारों सील्स पर मिलती है, पर बहुत छोटी है। और बिना किसी बाइलिंगुअल की के, जैसे इजिप्ट के लिए रोजेटा स्टोन था, उसे डिसाइफर करना लगभग नामुमकिन है। और उनका अंत? उस पर भी सिर्फ थ्योरीज हैं। इकोलॉजिकल चेंजेस जैसे बढ़ती सैलिनिटी या बाढ़ सबसे मान्यता प्राप्त कारण है। लेट्स प्रैक्टिस। The Indus civilization was known for its urban planning, including grid-pattern cities and advanced drainage systems. इन शॉर्ट, इंडिया की पहली शहरी सभ्यता इंडस सिविलाइजेशन थी, जो अपनी प्लानिंग के लिए मशहूर थी, पर जिसकी स्क्रिप्ट आज भी एक राज है। इंडस सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बाद हम एक रूरल दौर में वापस आ जाते हैं, चालकोलिथिक या कॉपर स्टोन एज। सही, ये शहरों से वापस गांव की तरफ शिफ्ट था। ये रीजनल कल्चर्स का दौर था। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये लोग कॉपर और पत्थर दोनों के टूल्स इस्तेमाल करते थे। इनकी खासियत क्या थी? इन्होंने पहली बार पेंटेड पॉटरी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया, और इनके बरियल्स से हमें सोशल इनइक्वालिटी के पहले साफ सबूत मिलते हैं। मतलब कब्रों से सामाजिक भेदभाव का पता चलता है। हाँ, जैसे महाराष्ट्र में जब एक बच्चे की कब्र में कीमती तांबे का हार मिलता है और दूसरे की कब्र में सिर्फ मिट्टी का बर्तन, तो ये साफ बताता है कि समाज में अमीर गरीब का फर्क शुरू हो चुका था। बिल्कुल। जॉरवे कल्चर जैसे कुछ कल्चर्स के अपने अनोखे बरियल कस्टम्स थे, जो आर्कियोलॉजिस्ट को उन्हें पहचानने में मदद करते हैं। Practice. The Chalcolithic period was rural culture that used both copper and stone tools and showed the first signs of social inequality. मिनी रिकैप। इंडस शहरों के बाद चालकोलिथिक गांव आए, जहां कॉपर और पत्थर का इस्तेमाल होता था और समाज में भेदभाव शुरू हो चुका था। और इसके बाद आया आयरन, जिसने सब कुछ फिर से बदल दिया। लोहे को कॉपर से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है? 3 कारण। पहला, आयरन ओर ज्यादा अवेलेबल है। दूसरा, ये कॉपर से ज्यादा कठोर है। और तीसरा, इससे बने औजार सस्ते थे। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इससे खेती के लिए बेहतर औजार जैसे हल, प्लाउशेयर बनाए जा सके। इससे घने जंगलों को साफ करके खेती करना आसान हो गया। और ज्यादा खेती मतलब ज्यादा अनाज? एग्जैक्टली। इसी एग्रीकल्चरल सरप्लस ने इंडिया की सेकंड अर्बनाइजेशन और महाजनपदास के उदय की नींव रखी। और साउथ इंडिया में इस दौर में आते हैं मेगालिथ्स। हाँ, मेगालिथ का मतलब है बड़ा पत्थर। ये आयरन एज के समय के विशाल पत्थरों से बने मॉन्यूमेंट्स हैं, जो ज्यादातर बरियल साइट्स हैं। मेगालिथ्स हमें आयरन एज सोसाइटी के बारे में क्या बताते हैं? ये अलग अलग तरह के होते हैं। कैन सर्कल, सिस्ट, मेनहीर। इन कब्रों से लोहे के हथियार और घोड़े के साजो सामान मिलते हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे उनके योद्धा समाज, वॉरियर सोसाइटी और उनके विश्वासों की झलक मिलती है। लाइफ आफ्टर डेथ में उनका स्ट्रॉन्ग बिलीफ था। Okay, let's practice this. The Iron Age was revolutionary because iron was cheaper, stronger and more available than copper, leading to agricultural surplus. सेकेंड अर्बनाइजेशन का रास्ता खोला, जबकि साउथ इंडिया में मेगालिथ्स ने उस दौर के बिलीफ्स को जिंदा रखा। आखिर में हम अतीत को वर्तमान से जोड़ते हैं, एथनो आर्कियोलॉजी। ये लिविंग आर्कियोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्या है? ये बहुत ही दिलचस्प फील्ड है दोस्त। इसमें आर्कियोलॉजिस्ट आज की ट्रेडिशनल सोसाइटीज को स्टडी करते हैं ताकि वो अतीत को बेहतर समझ सकें। एक एग्जांपल? जैसे आज एक कुम्हार मिट्टी का बर्तन कैसे बनाता है, ये देखकर हम 2000 साल पुरानी पॉटरी के टुकड़ों को बेहतर इंटरप्रेट कर सकते हैं। वी स्टडी द प्रेजेंट टू अंडरस्टैंड द पास्ट। तो एथनो आर्कियोलॉजी का मेन गोल क्या है? मेन गोल है आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड को इंटरप्रेट करने के लिए मॉडर्न एनालॉजीज डेवलप करना। इंडिया इसके लिए एक परफेक्ट लेबोरेटरी है, क्योंकि यहाँ बहुत सी परंपराएं आज भी जिंदा हैं। और इन्हीं परंपराओं में ट्राइबल कल्चर्स का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। बहुत बड़ा। संस्कृत के कई शब्द ट्राइबल भाषाओं से लिए गए हैं। गोत्रा सिस्टम जैसी सामाजिक अवधारणाओं पर उनका प्रभाव है। रिलीजन में भी? बिल्कुल। भगवान शिव की लिंगम के रूप में पूजा या पेड़ों की पूजा जैसी कई मान्यताओं की जड़ें
ट्राइबल परंपराओं में है। जगन्नाथ देवता को ओडिशा की सवारा ट्राइब से जोड़ा जाता है। टेक्नोलॉजी में भी उनका कंट्रीब्यूशन है। हाँ, उन्होंने आयरन स्मेल्टिंग जैसी टेक्नोलॉजी को जिंदा रखा। उनका योगदान बुनियादी है, फाउंडेशनल है। Last one to practice. Ethno-archaeology uses observations of modern cultures to better interpret the archaeological past. मिनी रिकैप। एथनो आर्कियोलॉजी और ट्राइबल कल्चर्स को समझना पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है और हमें एक कंप्लीट पिक्चर देता है। तो दोस्तों ये था हमारा इनक्रेडिबल सफर थ्रू इंडियाज प्रीहिस्टोरिक एंड प्रोटोहिस्टोरिक पास्ट। एक 5 लाख साल की जर्नी कुछ मिनट में। Let's do a quick recap. हाँ, We traced the evolution of human culture on the Indian subcontinent from the Stone Age to the Iron Age. हमने शुरू किया पैलियोलिथिक एज से एक मैसिव पीरियड ऑफ सर्वाइवल, जहां हमने लोअर, मिडिल और अपर फेजेस देखे। फिर आया मेसोलिथिक एज, एक ट्रांजिशनल फेज जिसका हीरो था माइक्रोलिथ, द टाइनी टूल दैट चेंज्ड हंटिंग। उसके बाद हुई न्यूलिथिक रेवोल्यूशन, जब इंसान फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बना। फिर हमने इंडस सिविलाइजेशन की प्लान्ड सिटीज, ड्रेनेज सिस्टम्स और मिस्टीरियस स्क्रिप्ट को देखा, इंडियाज फर्स्ट अर्बनाइजेशन। फिर हमने रूरल चैल्कोलिथिक कल्चर्स को समझा, जहां कॉपर और स्टोन का साथ साथ इस्तेमाल हुआ। हमने देखा कैसे आयरन एज और साउथ इंडिया के मेगालिथ्स ने टेक्नोलॉजी और सोसाइटी को आगे बढ़ाया। और फाइनली हमने एथनो आर्कियोलॉजी, ट्राइबल कंट्रीब्यूशंस और म्यूजियम्स के रोल को समझा, जो पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ते हैं। अब कुछ क्विक कंटेंट प्रोब्स। पहला, स्वान और मद्रासियन कल्चर्स के बीच का सबसे बड़ा अंतर क्या था? टूल टाइप, Swan used chopper chopping tools and Madrasian used hand axes and cleavers. करेक्ट। दूसरा, माइक्रोलिथ्स को कंपोजिट टूल्स का हिस्सा क्यों माना जाता है? क्योंकि उन्हें हैंडल्स में फिट करके बड़े टूल्स जैसे एरोज या सिकल्स बनाए जाते थे। परफेक्ट। तीसरा, नियोलिथिक रेवोल्यूशन ने इंसानी लाइफस्टाइल को कैसे परमानेंटली बदल दिया? It shifted humans from a nomadic food gathering life to a settled food producing life in villages. बिल्कुल। चौथा, इंडस सिविलाइजेशन के टाउन प्लानिंग के 2 सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स बताओ। The grid plan layout of streets and the advanced covered drainage system. एक्सीलेंट। पांचवा, मेगालिथ्स हमें आयरन एज सोसाइटी के बारे में क्या बताते हैं? वो उनके बिलीफ्स के बारे में बताते हैं, खासकर लाइफ आफ्टर डेथ और उनके वॉरियर कल्चर के बारे में। बहुत बढ़िया। और आखिरी, एथनो आर्कियोलॉजी का मेन गोल क्या है? To study present day traditional societies to better understand and interpret the past archaeological record. फैंटास्टिक। एक सिंपल चैलेंज, अपने किसी दोस्त या फैमिली मेंबर को नियोलिथिक रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट सिर्फ 3 सेंटेंसेस में समझाने की कोशिश करो। देखो कि आप फूड गैदरिंग टू फूड प्रोड्यूसिंग वाला शिफ्ट आसानी से समझा पाते हो या नहीं। रिहर्स प्रेजेंटिंग दिस सेगमेंट आउट लाउड। और एक आखिरी विचार, हमने देखा कि ट्राइबल कल्चर्स ने मेन स्ट्रीम इंडियन सिविलाइजेशन को कितना कुछ दिया है, लैंग्वेज से लेकर रिलीजन तक। हाँ, आज की तेज रफ्तार दुनिया में उनके इंडिजिनस नॉलेज, जैसे कि एथनो मेडिसिन या एनवायरनमेंट के साथ बैलेंस में रहना से हम क्या सीख सकते हैं? सोचना इस बारे में। ये डीप एक्सप्लोरेशन अगर पसंद आया तो हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट क्या लगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी अमेजिंग जर्नीज जारी रहेंगी। Until next time, keep digging deeper.